हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द फॉर्मेट वी हैव डन इज इनडायरेक्ट मेथड। Profit earned during the year after all appropriations, that is surplus transfer to balance sheet at appropriations, naming transfer to reserves, dividend made, tax made, we get profit before appropriations. Add non-cash and non-operating expenses like depreciation on tangible assets, amortization of intangible assets, amortization of fictitious assets, loss on sale of fixed assets, interest on debentures, etc. Then we list non-cash and non-operating incomes: rent received, interest received, dividend received, profit on sale of fixed assets, etc. What we get is operating profit before working capital changes. Increase in current asset and decrease in current liabilities are subtracted, and increase in current liabilities and decrease in current assets are added. What we get is cash generated from operations minus tax paid, and the net answer is cash inflow or outflow from operating activities. Now starting with the notes. Note number 1, this. Note number 1, reserves can be any, like journal reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, etc. except general reserve, IFR, WCR, etc. except security premium reserve. फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि एसपीआर जब बढ़ता है तो वो प्रॉफिट से ट्रांसफर नहीं होता, शेयर्स में से अर्न किया जाता है, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। फुल स्टॉप। इट इज सो बिकॉज increase in SPR is cash received against securities ब्रैकेट में शेयर्स, debentures, and hence फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हम आगे जब जा रहे थे तो वी मूव हियर। नोट नंबर 2, इसमें हम सभी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज लेते हैं एक्सेप्ट इनकम अक्रूड एडवांस इन इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, उनका आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आउटस्टैंड कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग रेंट लेंगे पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रीपेड रेंट लेंगे बट प्रीपेड इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज दोज आर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो नोट नंबर 2, here current assets and current liabilities are considered that deal with goods, that is, or business, that is करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो कंसीडर करनी है वो करनी है जो गुड्स और सर्विसेज से डील करती हैं, जैसे कि स्टॉक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, prepaid insurance, etc.
It means outstanding interest on debentures accrued income on investments etc. will not be considered. इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा as these are इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंसिंग है और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है एज दीज आर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिस्पेक्टिवली. करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस ऑपरेटिंग में, बट अगर वो ही डिबेंचर्स है तो वो फाइनेंसिंग में चली जाएगी. करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस ऑपरेटिंग में, बट वही अगर एसेट इन्वेस्टमेंट्स या डिबेंचर्स के इंटरेस्ट से डील करता है, वो इन्वेस्टमेंट से डील करता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी. हमने ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में इसलिए नहीं किया, उस टाइम समझाना डिफिकल्ट था. दैट इज वाई अभी हमारा कंसेप्ट चल रहा है, एक दो लेक्चर में अभी और चलेगा, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटीज बनेंगी. व्हाट नेक्स्ट? नोट नंबर 3, टैक्स पेड. Tax paid is always equal to tax made. टैक्स पेड हमेशा टैक्स मेड के इक्वल आता है. पेड का मतलब क्या होता है? जो कैश में गवर्नमेंट को दिया, और मेड का मतलब क्या होता है? जो P&L में डाला. जैसे टैक्स पे करने की एंट्री होगी टैक्स टू कैश, और P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी P&L टू टैक्स, तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा. तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है टैक्स मेड और ये है टैक्स पेड. ये प्लस है, वो माइनस है. ये वो है जो P&L में डाला, ये वो है जो पे किया. ये हमेशा सेम होते हैं. अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ना बन रही हो तो कई कंपनीज प्रोविजन फॉर टैक्स बनाती हैं, कई कंपनीज प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाते. सो टैक्स पेड इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्स मेड इफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड. फुल स्टॉप. बट अगर वो प्रिपेयर हो रहा है, बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो, but if provision for tax account is maintained, then it will be prepared as follows. तो वो इस तरीके से प्रिपेयर होगा. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है. आई रिपीट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हुआ क्लोजिंग बैलेंस. जो टैक्स पे किया एंट्री आएगी टैक्स टू कैश. जो टैक्स पे किया उसकी एंट्री आएगी टैक्स टू कैश. टू कैश पेड. और जो टैक्स अनाउंस किया उसकी एंट्री आएगी टैक्स टू P&L. P&L टू टैक्स बाय P&L मेड. सो टैक्स पेड हमेशा टैक्स मेड के इक्वल आता है अगर टैक्स अकाउंट ना बनाए फर्म. बट अगर कंपनी टैक्स अकाउंट मेंटेन करती है
तो पहले ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, बीइंग लायबिलिटी टैक्स क्रेडिट बैलेंस, ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जो टैक्स पे किया उसकी एंट्री टैक्स टू कैश, और जो अनाउंस किया उसकी एंट्री P&L टू टैक्स। क्लियर? नोट नंबर 4, कई बार कंपनीज टैक्स एडवांस में दे देती है जिसे कहते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, और गवर्नमेंट से हम टैक्स वापस मांग लेते हैं, तो वो एडजस्ट किया जाएगा पेड में से भी माइनस, मेड में से भी माइनस। अगर क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो पेड में से भी माइनस हो जाएगा, मेड में से भी माइनस, क्योंकि जब टैक्स रिसीव किया होगा तो एंट्री करेंगे कैश टू टैक्स, रिफंड आया ना हमारे पास, कैश टू टैक्स, फिर उसे P&L में इनकम मान लेंगे, टैक्स टू P&L। सो इफ एनी refund of tax is there, if any refund of tax is there, then it should be adjusted, then it should be adjusted along with tax made and tax पेड, दोनों के साथ एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर? तो हम जब ये टैक्स अकाउंट बनाएंगे, व्हेन वी विल मेक दिस टैक्स अकाउंट, या तो क्वेश्चन में पेड गिवन होगा या मेड। पेड गिवन है तो मेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, मेड गिवन है तो पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो मेड एंड पेड बैलेंस, इधर दिस वुड बी बैलेंस और दिस वुड बी बैलेंस। Clear everyone? Let's start with the questions now. अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। आई वॉन्ट आप फॉर्मेट को गो थ्रू कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, आप फॉर्मेट को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 तीनों को रीड आउट कीजिए। रीड आउट ऑल द 4 notes along with the full format. I'm giving you 1.5 minute for the same. स्क्रीन पे छोटा नजर आ रहा है, आपके पास कॉपी में कंप्लीट है नोट्स। यू कैन रीड द कॉपी, नोट्स को थ्रू कीजिए। Right, so let's start with the question. Question number first. Calculate cash flows from operating activities from the following information. Particulars, details,
amount. A, cash flow from operating activities. Trade receivable, prepaid expenses, inventory, trade payables, outstanding. The profit made during the year is 65,000. Surplus earned during the year 65,000. अब इसमें प्लस करेंगे एप्रोप्रिएशंस. एप्रोप्रिएशंस में हमारे पास दो हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, फिफ्थ और सिक्स्थ. ऊपर तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है. फिफ्थ और सिक्स्थ, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, provision for taxation. So transfer to general reserve is 5,000 and provision for taxation is 30,000. We'll get profits before appropriations 1 lakh. अब इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. We have depreciation on fixed asset, goodwill written off, loss on sale of fixed assets. So we have 3: depreciation on fixed asset 2,900, goodwill written off 3,000, loss on sale of asset 900. अब इसमें से माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. What do we have here? Gain on sale of investment. Gain on sale of investments 2,000 minus, ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वन lakh plus 2,900 plus 3,000 plus 900 minus 2,000, 1,04,800. अब इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का स्टेटस डालेंगे. जगह की प्रॉब्लम है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ऑब्वियसली अब दोबारा नहीं लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 104,800. ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स बढ़ रहे हैं माइनस 4,000.
प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं, माइनस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 700। स्टॉक कम हो रहा है, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक प्लस 300। करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन है, कम तो प्लस, कम प्लस, ज़्यादा तो माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? लायबिलिटी। आपने मुझे पूरे साल की फीस इकट्ठी दे दी, मेरे लिए आप लायबिलिटी हैं। लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस, पर ये प्लस कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ नहीं। ट्रेड पेएबल्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ट्रेड पेएबल सेम, करंट लायबिलिटी सेम, नो इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। सो डेटर बढ़ गए माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए माइनस, स्टॉक कम हो गया प्लस, इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं जाएगी, पेएबल सेम है नहीं आएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है माइनस। सो दिस इज कैश generated from operations. This is cash generated from operations. 1,04,800 minus 4,000 minus 700 plus 300 minus 2,000, 98,400 minus tax paid 30,000। टैक्स अकाउंट नहीं बन रहा। अगर टैक्स अकाउंट नहीं बन रहा तो टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स मेड। ये देखिए आपको नोट नजर भी आ रहा है, टैक्स पेड इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्स मेड इफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बन रहा तो मेड इज इक्वल टू पेड। सो दिस इज योर आंसर, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities. I think you are clear with this point. Note down the sum, 1.5 minutes, not more than that. So let's move to the new question. Question number 5. From the following information, calculate cash flow from operating activities. Fifth, particulars, details, amount, that is in rupees. सरप्लस, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पहले था 89, फिर है 71। 89 से 71, दैट मीन्स इट्स अ लॉस, 18,000 का लॉस हुआ है। सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर
18,000 negative. Add appropriations, stock, receivables, outstanding expense, goodwill, कैश इन हैंड, मशीनरी, इनमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है. नीचे इनकम टैक्स एंड डिविडेंड. ऐड एप्रोप्रिएशंस, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड और मेड सेम ही होगी क्योंकि अकाउंट तो बन नहीं रहा है. डिविडेंड पेड, एक यहां पे चला गया. मेड और पेड सेम ही है. हम यहां पे कौन सा डालते हैं? मेड. इनकम टैक्स पेड लास्ट में जाके माइनस होगा. डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस होगा. सो दिस इज प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशंस. आप ये वर्किंग नोट पे भी बना सकते हैं. ये वर्किंग नोट के बाद हम शुरू कर सकते हैं. ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. हमारे पास गुडविल है पर वो बढ़ रही है. अगर कम हो रही होती तो हम कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ. तो दैट्स इट. लेट्स मेक मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं. शायद ज़रूरत ना भी पड़े बट क्योंकि मशीनरी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है सो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम मशीनरी अकाउंट बनाएं. मशीनरी हमारा एसेट है इसलिए उसका बैलेंस डेबिट रहता है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग मशीनरी है 56,000. ओपनिंग मशीनरी इज 56,000. क्लोजिंग मशीनरी इज 82,000. एसेट्स का डेबिट बैलेंस रहता है. अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20. एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुकी है 20 तो वो वैल्यू रहेगी 30. व्हाट इज दिस? बुक वैल्यू. हैज बीन सोल्ड फॉर 10. उसे 10,000 का बेचा गया तो 20,000 का हो गया लॉस. बाय कैश सेल 10, बाय P&L और स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 20. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है. डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जरूर आएगी बाय डेप्रिसिएशन. ये वो डेप्रिसिएशन है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज की है 18,000. बैलेंसिंग फिगर मशीनरी अकाउंट का टू कैश परचेजेस. बैलेंसिंग फिगर 82,000 plus 18,000 plus 20,000 plus 10,000. The total is 1,30,000. Minus 56,000 is 74,000. अब ये जो हमने मशीनरी परचेज की है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी क्योंकि पैसे जा रहे हैं. दिस विल गो इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. पर हमें कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी है तो ये बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था देयर इज़ नो नीड बट वी आर मेकिंग क्योंकि आगे जाके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं. सो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना गिवन होती तो इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आ जाता.
and loss on sale of machinery 20,000. So 23,000 plus 36,000 minus 18,000 is profits before appropriations. 41,000 plus 18,000 plus 20,000 is 79,000. इसमें माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसमें है नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नथिंग, and this is operating profit before working capital changes. 41,000 plus 18,000 plus 20,000 79,000. जो चीज नहीं गिवन है उसे इग्नोर किया जा सकता है. Now we'll adjust current assets and current liabilities. इन्वेंट्री बढ़ रही है माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, स्टॉक बढ़ रहा है माइनस 8,000. ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स बढ़ रहे हैं माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स. 45 से 58 13,000 माइनस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600. गुडविल बढ़ रही है, परचेज ऑफ गुडविल नहीं आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. कैश इन हैंड नहीं आएगा क्योंकि वो कैश है, ठीक है वो करंट एसेट है बट दैट इज बेसिकली कैश इन कैश इक्वलेंस. यहाँ पे हम सिर्फ एसेट्स गुड्स से रिलेटेड चीजें डालते हैं. मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया था. सो व्हाट वी गेट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. Cash generated from operations 79,000 minus 8,000 minus 13,000 plus 4,600 is 62,600 minus tax paid. जो हमने टैक्स पे किया है, अकाउंट तो बन नहीं रहा तो टैक्स पेड और टैक्स मेड सेम है. टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स मेड. 62,600 minus 23,000 is 39,600. Positive cash inflow from operating activities. Take 1 minute, complete the sum.
you can give a note. Tax paid is equal to tax made as provision for tax account is not prepared. क्योंकि टैक्स अकाउंट नहीं बना है इसलिए टैक्स पेड टैक्स मेड के इक्वल है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ का बी पार्ट. व्हाट इज मेंट बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश इक्विवेलेंस क्या होता है? देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर ली, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ले ली ऑपरेटिंग में, बट हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नहीं लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं ली. क्यों? वो पहले ही कैश है. बैंक में कैश जमा करवाया, बैंक से कैश निकाला, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कैश ही कैश में कन्वर्ट हो रहा है. लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होती है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश and cash equivalents are short term comma highly liquid investments, short term comma highly liquid investments that are readily convertible into, that are रेडली, रेडी होती है हर टाइम वो, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश. नोन अमाउंट ऑफ कैश, पता है कि कितने कैश में वो कन्वर्ट होंगी. जैसे चेक्स इन हैंड, जितना चेक है उतने में कन्वर्ट होगी. बैंक ड्राफ्ट, पता है हर ड्राफ्ट पे 10-20 रुपए की कमीशन देनी पड़ेगी. नोन अमाउंट ऑफ कैश and which are subject to an insignificant risk of change, and which are subject to an insignificant risk, full stop. insignificant risk, इसमें कोई रिस्क नहीं होता. इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा, रिस्क है, कंपनी डूब गई, मेरे पैसे डूब गए. मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रिस्क इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है, इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता और एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं पड़ता. दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डेफिनेशन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. First question 31. Moving to question 31. Point number 7. Point number 7. Which of the following items will not be deducted from net profit while calculating net cash from operating activities? कौन सी चीज इनमें से माइनस नहीं होगी? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डेटर बढ़ गए, माइनस होगी. डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्कुल माइनस होगी. टैक्स पेड माइनस होगा. इंक्रीज इन गुडविल, गुडविल बढ़ती है तो माइनस नहीं होती, क्योंकि गुडविल बढ़ने का मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो द राइट आंसर इज सी. सेवेंथ का आंसर है सी इज करेक्ट. कूल. That's it. This completes our lecture number 8. We need 2 more lectures for operating activities. Bye bye. Take care. God bless.